अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम ENG 520 मिड टर्म सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले 5 लेसन्स को कवर किया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और इजी वे में हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे तो इजीली ये वाली बुक जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। टोटल इसमें 41 लेसन्स हैं। ऑब्वियसली द फर्स्ट 21 लेसन विल कम इन द मिड टर्म एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेसन से। फर्स्ट लेसन में टोटल 3 टॉपिक्स हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी हैं, ठीक है। टॉपिक 1 में मेजरमेंट के बारे में बताया है, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को नंबर्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेस्ट लेना और उसको मार्क्स देना, ये मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट, क्विज़, ऑब्जर्वेशन, ये सब कुछ जो होता है ये इसमें इंक्लूड होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं। ये सारे एज अ टूल इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो अगर तो हम फिज़िकल चीज़ की बात करें जैसे कि हाइट हो गई है, ठीक है, तो उसको इजीली मेजर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट सीन होता है। लाइक एजुकेशन में आप एटीट्यूड, बिहेवियर और लर्निंग जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो होती हैं उसको मेजर करते हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो आप मेजरमेंट की एग्जांपल यहाँ से याद रखें कि टेस्ट लेना और मार्क्स देना, ये मेजरमेंट कहलाता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मेजरमेंट का। उसके अलावा असेसमेंट आ जाता है कि असेसमेंट किसे बोलते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसको बेहतर बनाना, ठीक है। लाइक टीचर सोचता है कि क्या स्टूडेंट्स ने समझा है, क्या मेरी टीचिंग इफेक्टिव थी या नहीं थी, क्या कुछ चेंज करना चाहिए। सो असेसमेंट जो है ये प्रोसेस पे फोकस करता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को जज नहीं करता। उसके अलावा एवेलुएशन आ जाती है। एवेलुएशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को गोल्स के साथ कंपेयर करना, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स ने वो सीखा है जो उसे सीखना चाहिए था। ये एक तरह से क्वेश्चन के तौर पर यूज़ करना है कि क्या स्टूडेंट ने वो सीखा था जो उसे सीखना चाहिए था। एग्जाम्पल आप इसकी यूँ याद रख सकते हैं कि यूनिट के एंड पे टेस्ट लेना और चेक करना कि उसने कितना सीखा है, इसको हम एवेलुएशन बोलते हैं। सो अगर मैं आप लोगों के साथ क्लियर डिफरेंस शेयर करूँ, ठीक है, इन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन, इन तीनों का क्लियर डिफरेंस क्या है। तो मेजरमेंट में ऑब्वियसली हम टूल्स से डाटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स वगैरह हो गए, लाइक स्टूडेंट से टेस्ट लिया, अब वो कौन से टूल्स होते हैं, लाइक आप कह लें क्विज़ वगैरह हो गए, और ये डिफरेंट तरह के टूल्स जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं, ठीक है। असेसमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, ठीक है, इसको हम असेसमेंट बोलते हैं। और इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट को जज करना, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इन तीनों का डिफरेंस था, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद टॉपिक 2 आ जाता है, यहाँ पे क्लासरूम असेसमेंट के बारे में बताया गया है। सो क्लासरूम असेसमेंट का सिंपल सा अगर कॉन्सेप्ट देखें तो इसका क्या मतलब होता है कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना, इंटरप्रेट करना और शेयर करना। ये असेसमेंट जो होती है वो टीचर करता है जब वो नॉलेज डेवलप करता है या कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, स्किल सिखाता है या एटीट्यूड इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये असेसमेंट जो होती है वो टीचर्स जो होते हैं वो करते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल में आप इसकी ये याद रख लें कि जब टीचर स्टूडेंट की प्रोग्रेस ऑब्जर्व करता है, नोट्स बनाता है और उसे पेरेंट्स के साथ शेयर करता है, तो वो क्या करता है, वो क्लासरूम असेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट आ जाती है। यहाँ पे हमारे साथ 4 तरीके शेयर किए गए हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास नेचर ऑफ असेसमेंट है, फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट है, ठीक है। अब नेचर ऑफ असेसमेंट में हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट और टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट आ जाता है। दोनों को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, आगे देख लें, आगे भी 2 पार्ट्स यहाँ बताए गए हैं और उससे आगे यहाँ पे डिटेल में इन सारी चीज़ों को बताया हुआ है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को पहले तो इन चारों स्टेप्स के बारे में जो है वो थोड़ा बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आगे थोड़ा डिटेल में आया है उनके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। तो आपने दोनों को मिला के थोड़ा सा डिटेल में लिख देना अगर आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया, ठीक है। सो नेचर ऑफ असेसमेंट पहला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट और टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट। सो मैक्सिमम परफॉर्मेंस में क्या होता है, जब स्टूडेंट्स अपनी फुल एफर्ट से परफॉर्म करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट वगैरह हो गए हैं, एग्ज़ाम हो गए हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी फुल एफर्ट लगाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह के थ्रू हम क्या करते हैं, हम पर्सन की जो एक नेचुरल एबिलिटी होती है, ठीक है, उसको, उसके स्किल को मेजर करते हैं, ठीक है। IQ वगैरह चेक करना, वो सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट का मतलब क्या है कि जब स्टूडेंट नॉर्मल कंडीशन में अपना बिहेवियर दिखाता है, और इसमें भी अगेन इंटरेस्ट चेक टाइप टेस्ट आ जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। जब स्टूडेंट क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में अपना बिहेवियर दिखाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें फिक्स चॉइस असेसमेंट के बारे में बताया है। सो फिक्स चॉइस में क्या होता है, रेडीमेड ऑप्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द
ब्लैंक्स, इसको हम फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। हर चीज़ फिक्स होती है। कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट में क्या होता है कि रियल टास्क आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट आ जाता है, ठीक है। आगे और भी ज़्यादा डिटेल में इनको बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ या किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। प्लेसमेंट असेसमेंट का क्या मतलब है, पहले से क्या आता है स्टूडेंट को ये चेक करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, टीचिंग के बीच में चेक करना, ठीक है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्रॉब्लम्स और वीकनेस फाइंड करना। सुमेटिव असेसमेंट क्या होता है, एंड पे फाइनल रिजल्ट चेक करना, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास नॉर्म रेफरेंस आ जाता है। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट किसको बोलते हैं कि स्टूडेंट को एक दूसरे से कंपेयर करना, और क्राइटेरिया में क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को गोल के साथ कंपेयर करते हैं, लाइक कोई क्राइटेरिया सेट कर देते हैं और स्टूडेंट को उसके साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। तो ये 4 तरह के मेथड्स थे, इनको आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 3 आ जाता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब यहाँ पे हमारे साथ टाइप्स जो हैं वो शेयर की गई हैं। आ जाता है हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट और टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट आ गया, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट में क्या होता है, बेस्ट एबिलिटी शो करना, जैसे कि टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, उसके थ्रू स्टूडेंट को और ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है कि वो और ज़्यादा हाई स्कोर जो है वो ले सके, कर सके। ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है, जितना ज़्यादा उससे हो सके, ठीक है, अपनी फुल एफर्ट जो है उससे परफॉर्म करता है। तो इसको जो है वो हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट बोलते हैं। टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट बता दिए कि जब स्टूडेंट नॉर्मल कंडीशन में अपना बिहेवियर दिखाता है, मतलब कि स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे वो अपनी जो एक नॉर्मल, एक नेचुरल परफॉर्मेंस होता है वो दिखाता है, जहाँ पे वो अपना नॉर्मल बिहेवियर जो है वो दिखाए, नेचुरल रिएक्शन शो करे, ठीक है। कोई आप कह लें पहले से आर्टिफिशियल या तैयार की हुई परफॉर्मेंस ना हो। सो इसको हम बेसिकली टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट कहते हैं। इसमें आप एग्जांपल में याद रख सकते हैं एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब इसके एग्जांपल में कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा फिक्स चॉइस असेसमेंट आ जाता है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम फिक्स चॉइस आइटम्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि बहुत ही कम टाइम में जो है वो स्टूडेंट के स्किल को मैयर किया जा सके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल MCQs हो गए हैं, मैचिंग वगैरह, ट्रू फॉल्स, जिसको क्या किया जाता है, जल्दी चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स चॉइस असेसमेंट हो गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट आ जाता है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि रियल परफॉर्मेंस, जैसे ऐसे लिखना, प्रोजेक्ट या ओरल जो प्रेजेंटेशन होती है वो इसमें आ जाती है। सो यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेसन कवर होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन 2। सो लेसन 2 जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट पार्ट 2 आ जाता है। टॉपिक 1 देख लें, इसका यूज़ ऑफ असेसमेंट इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ बताया गया है कि क्लासरूम में टीचर अलग अलग तरह के असेसमेंट यूज़ करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और लर्निंग समझने के लिए, ठीक है। सो आगे क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन बताया गया है, वो हमारे पास 2 तरह की है, एक तो प्लेसमेंट असेसमेंट और दूसरा हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट आ जाता है, ठीक है। अब प्लेसमेंट असेसमेंट में क्या बताया गया है, ये असेसमेंट तब यूज़ होती है जब हमें ये देखना होता है कि स्टूडेंट की एंट्री लेवल नॉलेज क्या है, ठीक है। इसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं, मतलब कि वो कोर्स स्टार्ट करने से पहले कितना जानता है, ठीक है, कितना वो जानता है। सो मकसद इसका क्या होता है, देखना कि स्टूडेंट को कोर्स शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स हैं या नहीं है, ठीक है। लेसन प्लान भी उसी हिसाब से बनाया जाता है। ये हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। ऑब्वियसली टीचर्स जो हैं वो उनको ये समझ आ जाता है कि उन्हें किस लेवल का कंटेंट जो है वो देना है, किस मोड में सिखाना है, विजुअल, ऑडियो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो टीचर को पता होता है। उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडीनेस टेस्ट आ जाता है, उसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट है, प्री टेस्ट है, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज आ जाता है, ठीक है। सो अगर तो हम रेडीनेस टेस्ट की बात करें, सो स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट के लिए तैयार है या नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास रेडीनेस टेस्ट आ जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि स्टूडेंट का नेचुरल टैलेंट और इंटरेस्ट किस तरफ है। प्री टेस्ट का क्या मतलब होता है, पहले से क्या नॉलेज है कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक। उसके अलावा हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज आ जाता है। इंटरव्यूज़ या डिस्कशन से स्टूडेंट की लेवल का अंदाज़ा लगाना, ठीक है, ये हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होता है। उसके अलावा डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है। तो इसमें बताया गया है ये असेसमेंट तब होती है जब स्टूडेंट को कोई बार बार मुश्किल का सामना हो रहा हो किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। इसका मकसद अगर देखें तो प्रॉब्लम्स का रूट कोज फाइंड करना,
इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल या इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। ये हमारे पास सब कुछ डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आ जाता है। सो ये तो हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, लेकिन मैं आप लोग को एग्जाम्पल से समझाती हूँ, वहाँ से आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ आएगी, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर किसी को हेडेक हो, ठीक है, और मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक ना हो, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, टेस्ट करता है, ठीक है, रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। सो सेम ऐसे ही टीचर भी फाइंड करता है कि स्टूडेंट को इशू कहाँ है। इसको हम बेसिकली डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है कि जब स्टूडेंट कंटिन्यूसली फेल हो रहे हों, ठीक है, जब नॉर्मल टीचिंग से इम्प्रूवमेंट ना आए या स्पेशल टेक्निक्स या रिसोर्सेज जो है वो डिसाइड करने के लिए, ठीक है, तब डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास टॉपिक 2 आ जाता है। यहाँ पे हमारे साथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट जो है वो शेयर की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये असेसमेंट लर्निंग के दरमियान होती है, ठीक है। मकसद जो है वो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को फीडबैक मिले। टीचर्स के लिए फ़ीडबैक क्या होता है कि टीचर्स जो हैं वो कैसे चल रही है, कौन सा एरियाज़ जो है वो इम्प्रूव करने हैं, ये बेसिकली टीचर्स का फ़ीडबैक होता है। और स्टूडेंट के लिए फ़ीडबैक क्या होता है कि वीक पॉइंट्स पे काम करना, लर्निंग इम्प्रूव करना, ठीक है। और ये असेसमेंट जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, मिड सेशन में होती है, ठीक है, टीचिंग मेथड्स को मॉडिफाई करने में मदद देती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है ये लर्निंग के दौरान होती है, ताकि स्टूडेंट को फीडबैक दिया जा सके और उनकी किसी भी किस्म की वीकनेस है अगर, या किसी भी किस्म का उनका एरर है तो उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि स्टूडेंट्स की और टीचर्स की जो भी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो ये लर्निंग के दौरान होती है, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है ये स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को इससे फीडबैक मिलता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास समेटिव असेसमेंट आ जाती है। इसका मेन जो डिफरेंस है वो याद रखना है कि ये हमेशा कोर्स के एंड पे होती है, जिससे क्या होता है कि हम परफॉर्मेंस की बेस पे, रिज़ल्ट की बेस पर स्टूडेंट को जज करते हैं, ठीक है। सो इसका मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, फाइनल ग्रेड्स जो हैं वो असाइन करना, ठीक है। उसके अलावा ये कब होती है? मिड टर्म एग्ज़ाम्स, फाइनल टर्म एग्ज़ाम, एंड ऑफ यूनिट या प्रोजेक्ट जो भी हो गया, ठीक है, इसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। उसके अलावा ये कंपेयर करती है स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है, जिसको हम नॉर्म रेफरेंस बोलते हैं। और ये एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड से भी कंपेयर करती है जो कि क्राइटेरियन रेफरेंस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप याद रख लें कि इसमें अचीवमेंट टेस्ट आ जाते हैं, पोर्टफोलियोज़ आ जाते हैं, सर्वे टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट ये एग्जाम्पल में आपने याद रखना है। उसके अलावा टॉपिक 3 आ जाता है, लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स जो है वो शेयर किए गए हैं, जो कि 2 तरह के हैं, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है? इसमें स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो है उसको कंपेयर किया जाता है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। और मकसद क्या होता है? स्टूडेंट्स का रिलेटिव पोजीशन समझना, लाइक टॉप 10 या परसेंटाइल जो है उसको डिसाइड करना। सो ये यूज़ कब होती है? ये CSS, NTS जो है उन जैसे टेस्ट के लिए यूज़ होती है। एवरेज डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस होते हैं ताकि अच्छी तरह कंपैरिजन हो सके। उसके अलावा यहाँ पे क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट आ जाता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया से कंपेयर किया जाता है, ना कि दूसरे स्टूडेंट से। मकसद क्या होता है? लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए हैं या नहीं। हर स्टूडेंट की अपनी ग्रेडिंग जो है वो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया वो आ जाता है। उसके अलावा यूज़ कब होती है? क्लासरूम्स में, स्कूल्स में, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपने जस्ट ही याद रखना है कि NRT कंपेयर करता है स्टूडेंट को एक दूसरे से, और CRT यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट जो है वो कंपेयर करता है स्टूडेंट को एक फिक्स्ड गोल से, ठीक है। लाइक आप कह लें कि एक फ़िक्स गोल रख दिया कि यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। सो यहाँ तक जो भी स्टूडेंट पहुँचेगा उसका A ग्रेड होगा। इसी तरह कोई और क्राइटेरिया रख दिया जाए और बताया जाए कि यहाँ तक अगर पहुंचेगा तो वो B ग्रेड होगा, तो इसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट बोलते हैं। अब हम मूव करते हैं लेसन 3 पे। सो लेसन 3 जो है ये बहुत छोटा सा और बहुत इजी है। यहाँ बताया गया कि पाकिस्तान के करिकुलम में जो है वो 4 तरह के लेवल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास कॉम्पिटेंसी है, एक स्टैंडर्ड है, एक बेंचमार्क है और एक स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, ठीक है, जिसको हम SLO बोलते हैं। अब कॉम्पिटेंसी क्या होता है? लाइक की लर्निंग एरियाज़ जैसे कि मैथ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री या इंग्लिश, लाइक आप कह लें ग्रामर या वोकैबुलरी हो गया, ठीक है। आपने इनमें जो है वो महारत लेनी होती है। उसके अलावा स्टैंडर्ड आ जाते हैं। ये डिफ़ाइन करता है कि स्टूडेंट को किस लेवल तक नॉलेज और स्किल जो है वो एक्वायर करनी चाहिए। उसके अलावा बेंचमार्क आ जाता है। बेंचमार्क जो होता है ये स्टैंडर्ड्स को डिटेल्ड तरीके से डिस्क्राइब करता है, जैसे स्टूडेंट को किस लेवल तक पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए हर ग्रेड में, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आ जाता है। सो ये स्टूडेंट के गोल्स होते हैं जो ग्रेड के एंड तक अचीव करने चाहिए, ठीक है। इसको हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बोलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है
कनेक्टिंग ऑल 4 लेवल्स इन करिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे इस इमेज के थ्रू जो है वो बताया गया है कि SLO जो है उससे शुरू होता है, फिर बेंचमार्क्स, स्टैंडर्ड्स और आखिर में कॉम्पिटेंसी तक हम पहुँचते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में हमारे पास कॉम्पिटेंसी आ जाता है लाइक रीडिंग स्किल, ठीक है, और थिंकिंग स्किल आ जाता है इसमें। उसके अलावा स्टैंडर्ड में क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना। बेंचमार्क आ जाता है रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना। एंड फोर्थ पे क्या होता है SLO लाइक साउंड्स और लेटर को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। ये एक तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम्पल में पहले तो कॉम्पिटेंसी आ जाती है लाइक रीडिंग स्किल और थिंकिंग स्किल जो है उसमें महारत लेते हैं। स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट को समझते हैं। बेंचमार्क में हम रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में क्या होता है, साउंड्स और लेटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके अलावा टॉपिक 9 आ जाता है, यहाँ पे मोड्स ऑफ असेसमेंट बताए गए हैं। लाइक करिकुलम में 2 मेन टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास सुमेटिव असेसमेंट आ जाता है। ये देखिए जिसमें लिखा है पीरियोडिक फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा लिखा हुआ है एंड ऑफ टर्म सुमेटिव असेसमेंट, ठीक है। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये होमवर्क, क्विज़ेस और क्लास टेस्ट जैसे होते हैं, ठीक है। इसका गोल होता है फीडबैक लेना और टीचिंग जो है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, ठीक है। उसके अलावा सुमेटिव असेसमेंट जो होता है ये एग्ज़ाम जैसे होते हैं जो कोर्स के एंड में होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है, ठीक है। सो आगे यहाँ पे जस्ट बताया गया है कि असेसमेंट सिस्टम जो है प्रेजेंट करिकुलम में उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट ये 4 स्टेप्स हैं, इन्हें आप एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। कि क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस। उसके अलावा वाइड वैरायटी होनी चाहिए असेसमेंट टूल्स की, टेक्निक्स की, स्टूडेंट की एबिलिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ बताई गई है और कुछ भी नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो आप लोगों को बता दिए हैं। उसके अलावा हम मूव करते हैं लेसन 4 पे, जो कि है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट।